हाँ तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 21। इन द below figure AB and CD bisect each other at O. Prove that triangle AOC congruent to triangle BOD AC equal to BD। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 क्लास 7 सैंपल पेपर मैथमेटिक्स का ये हम पहले सोल्व करा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है या फिर लास्ट में स्क्रीन एंड में आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो अभी कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है हमें कि ए बी और सी डी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं? ओ पॉइंट पर। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एओसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओडी। तो ट्रायंगल एओसी है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो ये भी प्रूव हो जाएगा सेकंड पार्ट AC इक्वल टू BD। AC इक्वल टू BD। तो हमें कैसे करना है क्वेश्चन को? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में। तो गिवन में जो क्वेश्चन में दे रखा है आपने वही उतार के रख देना है कि AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये लिख देना है AB and CD bisect each other at O। और क्या है टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट में हमें करना है प्रूफ ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। और सेकंड पार्ट में करना है AC इक्वल टू BD। प्रूफ मतलब आपको इसको सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो जो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हीं ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल क्योंकि इन्हीं को प्रूफ करना है तो इन्हीं ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल्स की बात करेंगे यहां पे। इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD। अब ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD में जो जो हमें दे रखा है वो हम यहां पे लिखेंगे। तो फिगर में ये दे रखा है यहां पर कि CO इक्वल टू DO। तो गिवन में लिख देना था कि CO इक्वल टू DO और यहां पर AO इक्वल टू क्या दे रखा है? BO। AO इक्वल टू BO क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है लेकिन फिगर में बता रखा। तो ये भी लिख देना है गिवन में। तो इन्हीं का यूज करेंगे। अब देखो CO इक्वल टू DO ये दोबारा से लिखेंगे CO इक्वल टू DO और यहां पर लिख देंगे गिवन। AO इक्वल टू BO ये भी हो जाएगा गिवन। और यहां पर आपने दिमाग लगाना था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और क्यों होंगे वो रीजन देना आपने। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये अपोजिट जो बने एंगल होते हैं इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको शॉर्टकट में VOA लिख सकते हो आप। तो एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOD। रीजन में लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। और आपको क्राइटेरिया जरूर लिखना है यहां पे ब्रैकेट में कि कौन सा क्राइटेरिया है ये। तो कैसे देखेंगे आप? ये साइड हो गई और क्या प्रूव करा है? एंगल। और ये साइड एंगल साइड SAS रूल। और सेकंड पार्ट की जहां तक बात है
सेकेंड पार्ट में आपने ए सी इक्वल टू बी डी लिख देना है और यहां पर ब्रैकेट में खाली लिख देना बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। मान ले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। जैसे ये तो दे ही रखा है, ये ए ओ इक्वल टू बी ओ, तो ए सी इक्वल टू बी क्या होना चाहिए? बी डी होना चाहिए। ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहां पर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होने का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल एओसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बीओडी। तो यहां पर सीपीसीटी का मतलब बताते हैं कि ए इक्वल टू बी, एंगल ओ इक्वल टू, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और सी क्या है? एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। उसी प्रकार ए ओ इक्वल टू बी ओ, सी ओ इक्वल टू ओ डी और ए सी इक्वल टू बी डी। इसको बोलते हैं बाई सी पी सी टी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टू पोल्स ऑफ 10 मीटर एंड 15 मीटर stand upright on a plain ground. If the distance between the tops is 13 meter, find the distance between their feet. तो हमें दो पोल दे रखे हैं, एक की हाइट 10 मीटर है और दूसरा पोल है उसकी हाइट है 15 मीटर। दोनों सीधे खड़े हैं, अपराइट ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, तो यहां पर टॉप मतलब इसका टॉप ये है और इसका टॉप ये है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 13 मीटर टॉप की है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट। दोनों के फीट यहां पे है तो ये डिस्टेंस निकालनी। तो ये डिस्टेंस यहां पर पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये भी क्या होगी? इक्वल होगी इसके। तो ये हो गया, नाम रख देते हैं वर्टेक्स जितने भी हैं, ए बी सी डी ई। और अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे होगा ये 15 मीटर हाइट है यहां तक की, और ये 10 मीटर हो गया, तो यहां से लेके 10 मीटर हाइट ये हो जाएगी। तो यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे ड्राइंग एडी पैरेलल टू बीसी, क्योंकि ये लाइन हमें बाद में ड्रॉ करी है। तो ये ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा? ए क्या दे रखा हमें? ए इक्वल टू 13 मीटर, ये क्या है? गिवन है। और सारी साइडें लिख देनी आपको। ए बी इक्वल टू, फिगर में जो भी दिख रहा है, 10 मीटर, ये भी दे रखा है, और सी ई इक्वल टू क्या है? 15 मीटर। अब यहां पर से हमें क्या निकालना है? डी निकालेंगे, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल बन रहा है यहां पे, ए डी ई। तो इन राइट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीई, इसको लिखेंगे राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल एडीई, तो डी कैसे निकालेंगे? यहां पे डी को निकालने का तरीका क्या है? ये निकालनी है आपको डी, क्योंकि ट्रायंगल का हाइट पता चलेगी और ये हाइपोटेन्यूज तो दे ही रखा है। तो यहां से ये निकालने के लिए डी हम क्या करेंगे? इसको सी ई से माइनस करेंगे ये डी सी, तो ई डी निकल आएगा हमारा। सी ई माइनस डी सी। अब क्या है कि डी सी इक्वल टू क्या होगा? ए बी इक्वल टू क्या होगा? डी सी। तो
तो क्या हो जाएगा 10 मीटर। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है तो इसलिए ए बी इक्वल टू क्या होगा डी सी। लिख देंगे कि ए बी सी डी जो है रेक्टेंगल। अब क्या करेंगे, डी निकाल देंगे। सीई हमारे पास 15 है और डीसी हमारा आ चुका है 10। कितना हो गया 5 मीटर। तो डी हमारा 5 मीटर आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हुआ 90 डिग्री, इसके अपोजिट में क्या है ये हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा है ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो यहां पर ए डी कितना है, ए डी हमें निकालना है एक्चुअली में, और डी ई स्क्वायर हमारा आ चुका है 5 मीटर। ए ई 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, जो कितना आ जाएगा 169। ए डी का स्क्वायर प्लस में 25। यहां पर ए डी स्क्वायर को अकेला रख दो तो प्लस 25 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 144 ए डी स्क्वायर। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए डी इक्वल टू कितना आ गया 12। तो दोनों के फीट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 12 मीटर होगा, यानी ये आंसर आ गया। यहां पर लिख देना स्टेटमेंट में, द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर। ये लिख देना, द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, आंसर। अगला पार्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में है क्वेश्चन नंबर 23। मनोज डोनेट्स 2000 रुपी टू ए स्कूल, द इंटरेस्ट ऑन विच इज टू बी यूज्ड फॉर अवॉर्डिंग 5 scholarships of equal value every year. If the donator earns an interest of 10% per annum, find the value of each scholarship. What value depicted from this? तो यहां पर बोलने का मतलब है कि मनोज ने किसी स्कूल को डोनेट किया 2000 रुपीज और उसका जो इंटरेस्ट आता है पर ईयर, उसको जो है 5 स्कॉलरशिप दी जाती है स्कूल के द्वारा। उस इंटरेस्ट पे जो भी इंटरेस्ट मतलब जो कमाई होती है इंटरेस्ट से, वो यूज की जाती है 5 स्कॉलरशिप में। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पी मल्टी आर मल्टी टी अपॉन 100। पी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और 1 ईयर का निकालना है तो 1 हो गया अपॉन में 100। यहां से कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट 1 साल का, जो आएगा 200 रुपीज। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 ईयर का, कितना 200 रुपीज। इसके बाद क्या होगा, जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो हर ईयर जो भी इंटरेस्ट है उसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को। तो क्या होगा स्कॉलरशिप यानी वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप ये हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना हो गया 40 रुपीज।
तो प्रत्येक स्कॉलरशिप कितने की, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप, तो ये होगी 40 रुपीज। और बता रहा व्हाट वैल्यू डिफिक्टेड फ्रॉम दिस, तो यहां पर क्या है कि सोशल कॉज के लिए डोनेट किया जा रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको ऐसे लिख देना, ये क्या दिख रहा है यहां पर से, टास्क डन बाय मनोज इज इंस्पिरेशनल। It is good for promoting children's education. Question number 24 है, the foot of a ladder is 6 meter away from its wall and its top reaches a window 8 meter above the ground. Find the length of ladder. If the ladder is shifted in such a way that its foot is 8 meter away from the wall, to what height does its top reach? बोलने का मतलब क्या है कि the foot of a ladder, अब कोई लेडर है जो वॉल पे लगी हुई है, ऐसे ये वॉल है और ये लेडर है, ये है लेडर। ये लेडर को ऐसे दिखा देते हैं, द फुट ऑफ ए लेडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम इट्स वॉल, यानी ये डिस्टेंस हमें दे रखी है कि 6 मीटर अवे है, यानी लेडर का फीट जो है ये है, ये लेडर होगी ए बी इसका फीट है लेडर का, तो लेडर को ऐसे दिखा देते हैं, ये लेडर हो गई। और 6 मीटर अवे है वॉल से इसका फीट, एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। अभी विंडो है, मान लिया यहां पर ए में विंडो है, ये 8 मीटर अबव ग्राउंड है, एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, तो यहां पे लेंथ ऑफ लेडर निकालनी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ये 90 डिग्री राइट ट्रायंगल हो गया, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन पहले ए का करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर लिखेंगे सीधे इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का नाम क्या है, इसको मान लेते हैं सी, राइट ट्रायंगल एबीसी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सीधे, ए बी स्क्वायर 90 डिग्री के अपोजिट में क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, यानी लेडर की लेंथ निकालनी है। तो बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर मतलब 36, 6 मल्टी 6, 8 स्क्वायर का मतलब 8 मल्टी 8 यानी 64, और ये हो जाएगा 100। ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, ए बी इक्वल टू 10। तो लेडर की लेंथ कितनी आ गई, लेडर लेंथ आ गई 10 मीटर। एक आंसर तो ये आ गया ए पार्ट का। बी पार्ट क्या है, इफ द लेडर इज शिफ्टेड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब की बार क्या है, लेडर को थोड़ा शिफ्ट किया गया है, और अब की बार इसकी ये वॉल से कितनी दूर हो गया, 8 मीटर। टू व्हाट हाइट डज इट्स टॉप रीच, तो इसका हाइट क्या होगा, कहां पहुंचेगा, ये नीचे खिसकेगा ऐसे, भाई इसको खिसकाएंगे आगे वॉल से दूर, तो टॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मान लिया पॉइंट है डी, तो हमें सी डी निकालना है। टू व्हाट हाइट डज इट्स टॉप रीच, तो इसका जो टॉप रीच हो जाएगा, टॉप पॉइंट, वो डी हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है, अगेन
पाइथागोरस थ्योरम ही निकालनी है, तो यहां पर ये निकालनी है हमें डीसी, हमें निकालना डीसी, और लेडर की लेंथ हमें वही रहेगी 10 मीटर, लेडर की लेंथ तो चेंज नहीं होगी, 10 मीटर हो गया। और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DCE, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का अपोजिट ये हो गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, DE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा CE स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर। तो DE क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर, CE 8 मीटर अवे हो गया था CE, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से DC स्क्वायर हमारा यहां से आ जाएगा। तो DC स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, जो इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, और ये आ गया 36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का DC स्क्वायर, तो DC इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो अब की बार उसका टॉप कहां शिफ्ट हो जाएगा 6 मीटर में, यहां आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 times its width. The perimeter of the rectangle is 180 centimeter. Find the dimensions of rectangle and also find its area. तो जब डायमेंशन आ जाएंगी तो एरिया भी आ जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 2 times है किसके विड्थ की। तो लेंथ जो है रेक्टेंगल की क्या है 2 times है किसकी विड्थ की। ऐसा करते हैं विड्थ को लेट कर लेते हैं, लेट विड्थ इक्वल टू x। तो लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 2x, यानी 2 × x माना 2x, विड्थ के ट्वाइस है लेंथ। तो विड्थ हमने x मान ली, लेंथ क्या है 2x। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर तो हमें दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को ऐसे दिखा देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 180 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B, जहां पे L क्या है लेंथ है और B आपकी विड्थ है। तो यहां पर पेरीमीटर की जगह में ये लिख लेते हैं, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पेरीमीटर की जगह में 180 और लेंथ की जगह में रख देते हैं, लेंथ कितनी है 2x और ब्रेड्थ कितनी है x है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2x + 1x यानी 3x, ये हो जाएगा 180। अब 3x को अकेला रख लेते हैं इधर, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 से 180 को डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, और x को अकेला रखेंगे तो क्या होगा 90, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये x इक्वल टू कितना हो गया 90, यानी विड्थ कितनी आ गई 90 मीटर, विड्थ आ गई 90 मीटर, क्योंकि हमने विड्थ क्या मानी थी x, और लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ कितनी थी 2x, तो 2x मतलब 2 × 90 और ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर।
तो यहां पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 30। तो विड्थ कितनी आ गई आपकी, विड्थ आ गई 30 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 2x। तो 2x का मतलब 2 × 30 कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन हो गई रेक्टेंगल की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टी ब्रेड्थ। लेंथ हमें पता है कितनी है 60 और ब्रेड्थ आ चुकी है 30। ये हो जाएगा 16, 6 3 जा 18 और ये 2 0 ऐसे रख लेते हैं, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 26। इन द बेलो फिगर BD and CE are altitude of triangle ABC such that BD equal to CE। तो BD क्या है, ये एल्टीट्यूड है AC पर और CE एल्टीट्यूड है AB पर। तो ये BD इक्वल टू CE हमें दे रखा है। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल BCE। तो पहला है हमें ये इक्वल पार्ट दिखाने दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन से हैं। एक तो हमें दे रखा है, लिखेंगे इन ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल BCE। तो हमें इक्वल पार्ट्स क्या है दोनों में, कुछ तो दे रखे हैं BD इक्वल टू CE। अब CBD क्या है, CBD ये है और BCE ये है, ये BCE हो गया। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें क्या क्या इक्वल है। एक तो हमें दे ही रखा है BD इक्वल टू CE। तो BD इक्वल टू CE, इसमें क्या लिख देंगे, गिवन। दूसरा क्या दे रखा है इक्वल कि CE एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड को कैसे लिखेंगे, CE एल्टीट्यूड का मतलब CE एल्टीट्यूड किस पे है, AB पे। और दूसरा क्या है BD, BD परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे। तो एल्टीट्यूड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिस भी साइड पे ड्रॉ की हुई होती है वर्टेक्स से। तो ये हो गया। अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, एंगल BEC, एंगल BEC, ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री के होंगे जब एल्टीट्यूड है। तो एंगल BEC इक्वल टू हो गया एंगल BDC के, और यहां पर लिख देंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है। ये दो पार्ट इक्वल हो गए। अब तीसरा पार्ट क्या है, कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है BC। तो BC इक्वल टू BC क्या हो गया, ये कॉमन है। तो हमें यही पहले पार्ट में क्वेश्चन में क्या लिखना था, तीनों इक्वल पार्ट्स लिखने थे, वो हमने लिख दिए। अब सेकंड पार्ट में क्या बता रहा है ये, इन ट्रायंगल CBD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCE वाई और वाई नॉट। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, यानी CBD, ये CBD हो गया। तो ट्रायंगल CBD कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BCE के, BCE के। उसका रीजन क्या है कि यहां पर ये 90 डिग्री के अपोजिट में क्या है जो कॉमन है, वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है। दो राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस इक्वल होता है या कॉमन होता है और एक साइड इक्वल होती है, तो वो दोनों RHS रूल से क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये RHS रूल हो गया, क्योंकि ये तीनों चीजें आप लिख चुके हो, तीनों पार्ट इक्वल है। स्पेशली हाइपोटेन्यूस अगर 90 डिग्री का इक्वल होता है और एक साइड, तो RHS रूल, कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं उसको, RHS रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और ये रीजन इतना ही लिखना RHS रूल है। थर्ड में क्या होगा, एंगल DCB, एंगल DCB इक्वल टू एंगल EBC।
तो एंगल DCB कितना है, एंगल DCB, तो एंगल DCB ये हो गया, और एंगल EBC, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई CPCT, इतना सा लिखना है बाई CPCT, और तीनों के आंसर ये आपके निकल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज बाई सेलिंग 1 पेन एंड इनकर्स ए लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल while selling pencils of her old stock। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें कि 1 रुपी प्रॉफिट एक पेन को बेचने पे लगता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो 1 पेन में कितना प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है इसको 1 पेन में ₹1 का, और लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल, और एक पेंसिल को बेचने पे उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 40 पैसे का लॉस हो रहा है, ये लॉस है। और 40 पैसे का हो रहा है, 40 पैसा मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.40 रुपीज, ये इतने का उसको लॉस हो रहा है एक पेंसिल बेचने पर। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में ये बताना हमें, इन ए पर्टिकुलर मंथ सी इनकर्स ए लॉस ऑफ 5 रुपीज। तो एक पर्टिकुलर मंथ में क्या होता है, उसको 5 रुपये का लॉस होता है। तो लॉस होता है पर्टिकुलर मंथ में, तो फर्स्ट पार्ट वाले का आंसर होगा लॉस होता है उसको कितना, उस मंथ में उसको लॉस होता है 5 रुपये लॉस। इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेन्स। अब 45 पेन्स एक पेन में बेचने पे तो उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट ऑन 45 पेन्स। तो 45 पेन में उसको कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट है एक पेन बेचने पे, 1 रुपीज का। तो ये हो जाएगा 45 रुपीज उसको पेन बेचने पे प्रॉफिट हुआ। अब टोटल तो उसको लॉस हो रखा 5 रुपये। अब बताना आपको कि उसने पेंसिल कितनी बेची, क्योंकि एक पेंसिल में लॉस होता है उसको, वो भी कितने का 0.40 रुपीज। तो इसलिए जो है हम ये मान के चलते हैं कि लेट ही सोल्ड एक्स पेंसिल। अब एक पेंसिल का आपको पता है कि इस तरह लॉस हो रहा है, तो एक्स पेंसिल पे कितने का लॉस होगा, लॉस इन एक्स पेंसिल कितना हो जाएगा, लॉस इन एक्स पेंसिल, एक पेंसिल पे लॉस इतने का है, तो एक्स पेंसिल पे कितना होगा, कितने रुपीज का लॉस होगा, 0.40x, ये हो गया। अब दोनों का नेट होगा, यानी नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, लॉस होता है उसको, तो इसका मतलब नेट लॉस ही लिखेंगे इसको। तो नेट लॉस को कैसे लिखेंगे, 45 प्रॉफिट हो गया और लॉस को हम माइनस करेंगे 0.40x। अब ये हमें, अब देखो कि इंटीजर के हिसाब से क्या होता है कि लॉस को हम माइनस में लिखते हैं, तो नेट उसको लॉस होता है 5 रुपये, तो -5 लिखना पड़ेगा, और प्रॉफिट को हम प्लस में लिखेंगे, ये भी लॉस है 0.40x। तो कितना हो जाएगा, -5 की तरफ 45 आएगा, तो कितना हो गया, -5 -45 और -0.40x को एज इट इज रख देते हैं, ये हो जाएगा -50 इक्वल टू -0.40x। ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन में 0.4, यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर रख भी दिया आपने तो इसका डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 50 × 10 यानी 500 हुआ,
500/4, तो 504 कितना होता है, x इक्वल टू हो जाएगा 125। तो इसका मतलब 125 पेंसिल उसने बेची। तो ही सोल्ड, लिखा है हाउ मेनी पेंसिल डिड सी सेल इन दिस पीरियड, तो सी सेल 125 पेंसिल्स इन दिस पीरियड। आंसर। अगला पार्ट है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट। इन द नेक्स्ट मंथ सी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो नेट जो भी होता है, नेट रिजल्ट जो है क्या है, नेट प्रॉफिट लॉस क्या है, 0 है नेक्स्ट मंथ। इफ सी सोल्ड 70 पेन्स, अब 70 पेन्स क्या है, 70 पेन्स में प्रॉफिट होगा उसको, प्रॉफिट इन 70 पेन कितना होगा, एक पेन में 1 रुपी का प्रॉफिट होता है, तो 70 पेन में 70 × 1 यानी 70 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो पेंसिल कितनी बेची, लेट सी सेल वाई पेंसिल बेची अब की बार उसने। अब एक पेंसिल पे 0.40 रुपीज का लॉस होता है, तो लॉस कितने का होगा पेंसिल पे, लॉस इन पेंसिल ये हो जाएगा 0.40 मल्टीप्लाई वाई यानी 0.40 वाई। अब नेट तो उसको न प्रॉफिट होता है न लॉस होता है, तो वही करना है आपको, प्रॉफिट को प्लस में लिखेंगे और लॉस को माइनस में, और नेट क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, न तो लॉस होता प्रॉफिट होता, 0। तो हमारा ये आ जाएगा 0.40 वाई, 70 उधर जाके -70 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू हो जाएगा 70/0.40। ये यहाँ पर इसका डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा, और ये कट गया 35 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारा 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 15 2 17, 175 पेंसिल बेचनी पड़ेगी उसको अब की बार। तो सी विल सेल 175 पेंसिल नेक्स्ट मंथ, उस 175 पेंसिल बेची होंगी उसने। Question number 28. It takes 17 full specific type of trees to make 1 ton of paper. If there are 221 such trees in a forest, then what fraction of forest will be used to make 5 tons of paper? अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा हमें 17 full specific types of trees. तो हमें क्या दे रखा कि 17 फुल स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीज हैं जिसका इस्तेमाल 1 टन पेपर का प्रोडक्शन करने में किया जाता है। इफ देयर आर फॉरेस्ट में टोटल ट्रीज हैं 221 इस टाइप के। यहाँ पर बता रहे क्वेश्चन में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल बी यूज टू मेक 5 टन्स ऑफ पेपर। तो यहाँ पर क्या है 5 टन्स, 1 टन से कितना होता है, 1 टन यूज होता है कितना, 1 टन पेपर जो होता है उसके लिए 17 ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक टाइप के हैं जो 17 ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में पूछ रहा 5 टन ऑफ पेपर। तो 5 टन ऑफ पेपर कितना होगा, 5 टन ऑफ पेपर के लिए कितने ट्रीज इस्तेमाल होंगे, 17 × 5 तो कितने होंगे 85 ट्रीज ऐसे ही हमें काटने पड़ेंगे 5 टन का प्रोडक्शन करने के लिए। और हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो टोटल फॉरेस्ट में ट्रीज कितने हैं, टोटल ट्रीज हैं हमारे पास 221। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ ट्री यूज्ड
फ्रैक्शन ऑफ ट्री कितना यूज हुआ टोटल फॉरेस्ट का 85, यानी इतना तो यूज हो गया, और टोटल ट्री थे 221, तो फ्रैक्शन हो गया 85/221। तो ये तो हो गया, ये आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, यही हो जाएगा इसका। और बी वाले पार्ट में बता रहा 10 टन्स ऑफ पेपर, तो 10 टन्स ऑफ पेपर कितना होगा उसका भी फ्रैक्शन निकालना है। 10 टन्स ऑफ पेपर तो 10 टन्स ऑफ पेपर में कितना इस्तेमाल होगा 17 ट्री, एक टन में होता है तो 10 टन्स कितने में होगा 17 × 10, तो ये हो जाएगा 170 ट्री, और टोटल ट्री है 221, तो फ्रैक्शन ऑफ ट्री यूज कितना हो जाएगा इस केस में, फ्रैक्शन ऑफ ट्री हो जाएगा यूज 170/221। तो ये तो हो गया बी पार्ट। बी पार्ट का सेकेंड पार्ट क्या बता रहा, टू सेव 7/13 पेपर ऑफ फॉरेस्ट, हाउ मच ऑफ पेपर वी हैव टू सेव। तो 7/13 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ये सेव किया गया है, टू सेव यानी 7/13 पार्ट अगर हम सेव करेंगे तो कितना पेपर हमारा क्या हो जाएगा हम बचा सकते हैं। टू सेव 7/13 पेपर ऑफ फॉरेस्ट, हाउ मच ऑफ पेपर वी हैव टू सेव। तो पहले देखेंगे कि 7/13 कितना होता है। अब टोटल ट्रीज कितने हैं फॉरेस्ट में, टोटल हैं 221। अब इसका सेव करा है, नंबर ऑफ ट्री कितने सेव करने हैं आपको 7/13, यानी नंबर ऑफ ट्रीज है यहाँ से, मतलब ट्रीज कितने सेव हुए 7/13 × 221। अभी कट रहा है, इसे देखते हैं 13 एकम 13, ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 सता, तो ये हो जाएगा 119। तो 119 ट्रीज हम बचा सकते हैं फॉरेस्ट के अगर हम 7/13 पार्ट बचा पाते हैं। और 119 ट्रीज तो कितना टन पेपर का बचेगा इसमें। अब जो 17 ट्रीज हैं 1 टन पेपर उससे प्रोडक्शन होता है, तो 119 ट्री से कितना होगा उतना पेपर हमारा बच जाएगा। 119 से कितना बचेगा, ये बचेगा 119/17, यानी बोलने का मतलब है कि 7 ट्रीज जो है से 1 टन बनता है, तो 119 ट्रीज पेपर से कितना टन बनेगा, तो कितना टन बच जाएगा पेपर 17 7 यानी 7 टन बचा सकते हैं हम। तो कितना हो गया 7 टन, इसका मतलब वी कैन सेव 7 टन ऑफ पेपर। आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो यहां पर y और 120 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो y + 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो यहां पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 - 120 जो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो y इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। और एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं ट्राइंगल्स की 50, यानी एंगल्स के जब ये आ गया y 60 तो तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा इनका 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये 60 आ गया इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल
यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी 50 और 60 को ऐड कर लेते हैं 110 इक्वल टू 180। x इक्वल टू क्या होगा प्लस 110 उधर आ जाएगा माइनस में ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया 70 डिग्री आंसर। तो इस प्रकार ये सारे आ गए। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला फिगर। इस वाले फिगर में ये 80 डिग्री और y ये दोनों क्या हैं इक्वल होंगे, क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये तो ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये y इक्वल टू 80 हो गया 50 प्लस 80 प्लस x इक्वल टू 180 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ये दोनों ऐड करके 130 हो गया प्लस x इक्वल टू 180। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 और ये माइनस 130 हो जाएगा। ये माइनस 130 था, ये माइनस 130 था। तो कितना आ गया है 50 डिग्री आंसर। तो y 80 हो गया, x की 50 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th class were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school buildings। अब ये सर्वे किया गया स्टूडेंट्स के बीच में कि बिल्डिंग का कलर क्या होना चाहिए। द रिजल्ट्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द गिवन डाटा ऑन ए बार ग्राफ। तो सिंपल क्वेश्चन है, बार ग्राफ बनाना आपको केवल। तो यहाँ पर क्या है फेवरेट कलर दे रखे टेबल में रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे जिन्होंने ये कलर्स पसंद करे हैं। तो हमें क्या निकालना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रिफर्ड। अब यहाँ पर तो जिसका सबसे कम होगा, मोस्ट प्रिफर्ड कलर कौन सा है जिसको सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करेंगे 55। तो वो 55 होगा, मोस्ट प्रिफर्ड है जो। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल व्हाट आर दे। तो टोटल कलर्स तो ये कितने हैं टोटल मिला के 43, 19, 55, 49, 34 ऐड करके देखेंगे तो कितना हो गया 9 और 4 13 5 18 और 9 18 और 9 27 और 3 30 का शून्य हासिल 3 और 3 6 और 4 10 5 15 16 4 20। तो टोटल कितने हैं 200। क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर। तो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है। तो क्या है आंसर 5। इसका आंसर भले यहां पे आ गया लेकिन हमें क्या बता रखा रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन ए बार ग्राफ। सबसे मेन पोर्शन ये है क्वेश्चन का। तो बार ग्राफ में ये बताना आपको। तो इसके लिए आपने क्या करनी है ऐसे एक y एक्सिस ड्रॉ कर देनी है और x एक्सिस ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर इक्वल विड्थ के चाहे तो आप 1-1 सेंटीमीटर के बना दो, 2-2 सेंटीमीटर के बना दो। ये जो रेक्टेंगल दिख रहे हैं वर्टिकली, और इनको इनकी हाइट कहाँ तक देनी है जैसे जैसे बच्चे पसंद करते हैं। और ये 0, 10, 10 के इंटरवल में हमने क्या ये फ्रीक्वेंसी डाल दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो है y एक्सिस में जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखाएगा और कलर्स इस तरफ दिखा देना है आपको। तो इक्वल इंटरवल ये विड्थ जो है इक्वल होनी चाहिए सबकी और गैप बराबर होना चाहिए। और इस प्रकार से आपको ग्राफ बना देना। मान लिया सपोज को रेड कलर पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, रेड कलर पसंद करने वाले 43 हैं। तो आपने यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 लिखा। तो 40 से थोड़ा सा आगे ऐसे करके दिखा देना आपको। विड्थ इक्वल होनी चाहिए और लेंथ इसकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी के बराबर ऐसे। तो ऐसे करके इक्वल इंटरवल में आपने ऐसे करके ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देने, इसी को बार ग्राफ कहते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
तो टोटल मिला के जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके इसी टाइप के आएंगे। अगर आपको अगले सेट की प्रिपरेशन चाहिए या अगले सेट का क्वेश्चन पेपर और सोल्व करके आपको ऐसे ही चाहिए क्वेश्चंस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। अगर आपको और मदद चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर की तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।